कुछ लोगों का अक्सर गैस की, ब्लोटिंग की और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसका कारण है उनका खराब गट हेल्थ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। आइन्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 56% भारतीयों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, यानी कि उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा 56% भारतीयों को अनहेल्दी गट हेल्थ का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या है गट हेल्थ? इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा गट हेल्थ खराब हो चुका है, और साथ ही क्या इसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2008 में पद्मश्री रत्न से सम्मानित डॉक्टर रमन कपूर सर, जो कि एक हेल्थ एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और साथ ही गंगाराम हॉस्पिटल में चेयरमैन हैं। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम। नमस्कार सर, जैसे हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ के बारे में, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि गट हेल्थ आखिर है क्या? देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि 56% इंडिया में लोगों को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो मैं ये बताना चाहूँगा साथ साथ कि ये गट हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है और ओवर 60% ऑफ द पीपल ग्लोबली सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ गट हेल्थ। तो गट जो हमारा है वो शुरू होता है मुंह से। जब हम कोई भी खाना लेते हैं, चाहे पानी पीते हैं, वो मुंह से ही अंदर जाता है। सो मुंह स्टार्टिंग पॉइंट है गट का। उसके बाद वो खाना हमारी फूड पाइप में जाता है, जिसे हम यूसोफेगस कहते हैं। वहाँ से वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ की उसकी डाइजेशन स्टमक में होने के बाद इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो भी हमें उसमें एनर्जी प्राप्त होनी होती है खाने से, वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चली जाती है। और जो वेस्ट फूड होता है, जो कि बॉडी को नहीं चाहिए होता है, जो रिजेक्ट कर देती है बॉडी, वो हमारी इंटेस्टाइन्स के थ्रू रेक्टम में जाता है और रेक्टम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टूल हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। जी, तो सर जैसे आपने गट हेल्थ के बारे में बताया, मैं जानना चाहूंगी कब, मतलब अनहेल्दी गट हेल्थ क्या होता है? देखिए, अनहेल्दी गट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा गट है उसके अंदर कई तरीके के 200 से ऊपर टाइप के बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बट इनमें से कई हेल्दी होते हैं और कई अनहेल्दी होते हैं। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं वो तो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, बट जो अनहेल्दी होते हैं वो क्रिएट करते हैं गैस, विंड, एसिडिटी, और उन्हीं की वजह से ही ये प्रॉब्लम जो ब्लोटिंग की आप कह रहे हैं कॉमन है, एसिडिटी की होती है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, मुंह में कड़वा स्वाद आना, ये सब सिम्टम्स उसी लिए होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ सर, कॉमन आदमी को पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं, किस समय डाल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं। क्योंकि जो बॉडी हमारी बनी हुई है और जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन बने हैं वो फूड को पचाने के लिए जो बहुत हार्ड फूड होता है उसको पचाने के लिए नहीं बने हैं। जो सॉफ्ट फूड होता है उसको तो पचा लेते हैं वो, बट जो हार्ड फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एक सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बन जाता है गट के अंदर जाके, और वहाँ पर ये अनहेल्दी बैक्टीरिया उस पर ग्रो करते हैं और उस वजह से हमारे को तकलीफ़ें शुरू होती हैं पेट की। जी सर, तो सर जैसे किसी व्यक्ति को गट हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? वो किस तरह पहचाने कि अब जो है उसके गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है या वो अनहेल्दी फील कर रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम मैं समझता हूँ वो पेट के सिम्टम से शुरू होता है कि जैसे किसी को विंड हो रही है बार बार, जैसे खाना खाया उसके बाद उसको लगता है मेरा पेट अफर गया है या ब्लोटेड फील कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सबसे दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पेट क्लियर नहीं हो रहा, जिसे कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो लोगों को एक्चुअली उस वर्ड का समझ, मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को कम समझ में आती है, क्योंकि हमारे पास अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत लोग आते हैं जो कि कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन है, पर जब उनसे हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं जी, स्टूल तो मेरे को रोज़ आता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे। कॉन्स्टिपेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब हम रोज़ स्टूल ना जाए, रोज़ बाउल मूवमेंट हमें ना हो, और अगर हो भी रहा है तो इतनी हार्ड स्टूल होगा जो कि हमें बहुत फोर्स करके निकालना पड़ रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे बताया मैंने आपको, उसको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। इसका मतलब है पेशेंट गया,
स्टूल के लिए बैठा, पर उसको लगा कि मैंने पूरी तरह से मेरा इवैक्यूएशन नहीं हुआ। उसको हम इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते। और कई बारी पेशेंट्स कहते हैं कि उनको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सुबह ही अपना पेट को क्लियर करने में। तो इस कंडीशन का नाम हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। और आई थिंक आपने 56% कहा, मैं कहूँगा 60 to 70% पीपल को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिसका कि मतलब होता है कि कई बार उनको लगता है कि मेरे को वो बाउल मूवमेंट आया ही नहीं सारा दिन में, और कई बार ऐसे होता है उनको बार बार जाना पड़ता है। और कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई इमीडिएटली एक मील खाया और उसके बाद भी उनको इमीडिएटली रश करना पड़ता है बाउल मूवमेंट के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे जो हैं ये एक तरह के इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा गट हेल्थ जो है ठीक नहीं। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको तुरंत बाउल मूवमेंट के लिए जाना पड़ता है खाना खाने के बाद। मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर इस चीज़ को आम समझा जाता है, क्योंकि अगर कोई स्टूल पास कर रहा है तो ये कहा जाता है कि वो हेल्दी है, मतलब वो अगर दिन में 1-2 बारी या उससे ज़्यादा बारी जा रहा है तो वो हेल्दी माना जाएगा या फिर नहीं? आपने जैसे बताया कि वो अनहेल्दी माना जाएगा, क्योंकि जब हमारा मुंह में से खाना नीचे यूसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, ये सारे प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस को। तो अगर इमीडिएटली रश कर रहा है, इसका मतलब है उसका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसके की वजह से वो रश कर रहा है। और ज़्यादातर देखा गया है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। सो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज स्ट्रेस। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो हम जैसे कलयुग में जा रहे हैं, तो कलयुग में हम बीमारियां जो लेके आ रहे हैं वो हम वेस्टर्न वर्ल्ड की ला रहे हैं। जो हम कहते हैं कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहे हैं, और डेवलप्ड कंट्री तो हम बन जाएंगे, पर वो बीमारियां भी डेवलप्ड वर्ल्ड की हमारे पास आ रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, और जैसे ये पेट की इश्यूज़ हैं। तो पुराने ज़माने में जो हमारे दादा परदादा होते थे वो कहते थे कि हर तकलीफ़ का जो रूट कॉज है वो पेट है। तो वो बेवकूफ़ नहीं थे। इनिशियली शायद जब मैं भी अपनी वेस्टर्न मेडिसिन की स्टडी कर रहा था तो मेरे को भी ऐसे लगता था कि पता नहीं ये क्या दकियानू सी बातें करते हैं ये बड़े लोग कि भाई पेट से लिवर की प्रॉब्लम है किसी को, तो हम सोचते थे कि भाई या हेडेक हो रहा है किसी को, या स्किन की प्रॉब्लम्स होनी है तो हम सोचते थे स्किन की प्रॉब्लम का क्या लेना देना पेट से। बट अब जब मैं प्रैक्टिस एक्यूपंक्चर की करनी शुरू करी और मैंने जब डीपली साइंस को समझा तो मुझे समझ में आया कि वो कितना सच बोलते थे कि अगर एक्चुअली इंसान का पेट ठीक हो तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है और बहुत सारी बीमारियां उसको टच भी नहीं करेंगी। पर अगर हमारा पेट ठीक नहीं होगा तो सारी बीमारियां हमारे को जकड़ के बैठ जाएंगी। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया एक कारण गट हेल्थ खराब होने का स्ट्रेस भी हो सकता है। मैं जानना चाहूँगी क्या और कोई कॉजेज़ हैं गट हेल्थ खराब होने के? और होता है हमारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिसमें कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चाहूँगा कहना कि हाई शुगर कंजम्पशन और हाई कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। सो जो हमारे आज के बच्चे हैं, स्मॉल चिल्ड्रन, इवन इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको ये टेंडेंसी होगी पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स खाने की, विच आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, and then the tendency to eat ice creams, the tendency to eat cakes, pastries, they are all very rich in sugar. तो हाई शुगर कंजम्पशन और हाई फैट कंजम्पशन, ये दोनों चीज़ें ही हमारे गट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज हमारा गट नहीं बना है इन चीज़ों को इतना डाइजेस्ट करने के लिए। कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार कोई खा लेगा ऐसी चीज़ें तो फिर भी आपका गट डाइजेस्ट कर लेगा। बट अगर आप रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही फास्ट फूड के ऊपर रहेंगे, और टाइमिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब जो ब्रेकफास्ट का टाइम माना जाता है, जो साइंटिफिकली मानते हैं और जो हमारी थ्योरी भी कहती है, वो 7 से 9 बजे के बीच में होता है। अगर हम 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम हेल्दी हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही उसके तकरीबन 6 घंटे बाद हम तकरीबन 1 से लेकर 2 बजे के बीच में अगर लंच करेंगे तो एक हेल्दी हैबिट है। और ऐसे ही रात को डिनर जो है वो हमारा 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि ये जो हमारा फास्ट वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें हम अगर लास्ट मील फ़र्ज़ करो कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे, कोई 2-2 बजे तक भी खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गन्स जो आपके सो रहे हैं उस वक्त, उनको आप फोर्स करते हो कि नहीं भैया काम करो। अब लिवर कह रहे हैं तो मेरे सोने का टाइम है, आप कह रहे नहीं उठ भाई, मैंने तो खाना खाया, इसको डाइजेस्ट करो। तो अब जब आप और टाइम पे कुछ करेंगे काम
तो उससे क्या है, आप अनहेल्दी खाएंगे। अनहेल्दी के साथ साथ जो आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ओवरवर्क करना पड़ता है, और उस ओवरवर्क की वजह से आपके ऑर्गन्स बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज फैटी लिवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अब मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने ज़िंदगी में ना स्मोक किया है ना ड्रिंक किया है, पर हमारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कह रही है ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है, ये कैसे हो गया? तो ये शायद एक गलत धारणा है कि सिर्फ अल्कोहल से और सिगरेट स्मोकिंग से ही फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर बहुत ज़्यादा हैवी और फ्राइड फूड और अनहेल्दी फूड खाने से भी फैटी लिवर हो सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं अनहेल्दी फूड भी नहीं खाता फिर भी मुझे फैटी लिवर हो रहा है, तो उसका कारण होता है इमोशनल। और इसमें बहुत रिसर्च करी गई है, खासकर एक्यूपंक्चर के अंदर इस पर बहुत रिसर्च हुई है, जिसमें कि ये पता लगाया गया है, ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 20-25 ईयर्स इसकी रिसर्च हुई कि जो लिवर हमारा है वो एंगर से और इरिटेबिलिटी से भी डैमेज होता है। सो अगर एक आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, तो उसका लिवर डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। सो ये चीज़ बड़ी समझने वाली है बातें कि इमोशनल हेल्थ ऑल्सो कैन इम्पैक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, और लिवर जो है वो एंगर और इरिटेबिलिटी को सहन नहीं करता। इसलिए लॉट ऑफ पेशेंट्स हु विल कंप्लेन ऑफ फैटी लिवर कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ बैड इमोशनल हेल्थ ऑफ एंगर। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी बॉडी पर या लिवर पर। मैं जानना चाहूँगी कि गट हेल्थ का ख़राब होना हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा करेगा। इसी बिकॉज देखिए अब जब विंड बनती है हमारी बॉडी में, गैस बनी, अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो हुए। अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ का मैंने आपको बताया कारण क्या है कि वही जो बैक्टीरिया हैं जिस वक्त उनकी क्वांटिटी हमारे पेट में बढ़ जाती है तो वो हमारे गट का जो मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर पड़नी शुरू होती है। तो वहाँ से ये बैक्टीरिया जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, और इसको हम लीकी गट कहते हैं। सो लीकी गट अगेन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन लीड टू इवन फर्दर डिजीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अ बैड गट हेल्थ कैन लीड टू स्किन प्रॉब्लम्स। अब कई लोग कहते हैं, कई लेडीज़ आती हैं, गर्ल्स आती हैं, आई हैव गॉट एक्ने, बट देन अगर जब आप एक्ने है, रोज़ेशिया है, रेडनेस ऑफ द स्किन हो जाती है, और एक्जिमा हो जाता है, और ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है। सो ये यंग पीपल में जब होने लग जाती है तो हमें सबसे पहले उनकी गट हेल्थ की हिस्ट्री लेनी चाहिए। तो जब हम गट हेल्थ के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि हाँ यू आर राइट, वी हैव गॉट वेरी पुअर ईटिंग हैबिट्स, और उसकी वजह से ये स्किन के इरप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज जब लीकी गट होता है तो वो हमारी स्किन की जो मेम्ब्रेन है उसको भी डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पेट ठीक रखेंगे तो हमारी स्किन की बीमारियां भी नहीं होंगी। तो आप देखिए कैसे लिंक बन रहा है। जी सर। ऐसे ही जैसे आपने कहा इमोशनल हेल्थ, अब कोई आदमी जो है, कोई पर्सन है, अगर वो इमोशनली अपसेट रहता है ऑल द टाइम, उससे क्या होता है कि उसकी जो आंतें हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। और आंतों की हमारी रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खास करके जब हम खाना खाते हैं, और ये टिप जो है मैं आप सबको देना चाहूँगा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप है, अपने आप बच्चों को भी दीजिए और ख़ुद भी ये नोट करिए कि जब भी हम एक गस्सा खाते हैं खाने का, एक गिराही खाते हैं, तो उसको जब तक हम पूरा चबा ना लें हम अगली गिराही बनाएंगे ही नहीं। होता क्या है, आजकल बच्चों को जल्दी हो रही होती है, स्कूल जाना है, सुबह ऑफिस जाना है, मैडम को काम पे जाना है, और समय खाने के लिए नहीं है, बाकी सब कामों के लिए है। तो खाने के लिए भी हमें, जैसे हम सब कामों के लिए समय निकालते हैं, ऐसे खाने के लिए भी हमें 15 से 20 मिनट का समय निकालना चाहिए, जिससे कि हम उस खाने को पहले पूरा मैस्टिकेट करें, मुंह में अंदर अच्छी चीज़ चबाएं, और उसके बाद उसको अंदर लें। आधे टाइम क्या हो रहा होता है कि हम उसको पूरा चबाते भी नहीं, हम उसको निगल लेते हैं। वो भी एक कारण होता है बैड गट हेल्थ का, बिकॉज उसको हमने निगला, हमने उसको चबाया नहीं। सो ईच जो हम एक एक नवाला खाते हैं उसको अच्छी तरह से चबाना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन अवॉइडिंग सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक गैस, विंड एंड एसिडिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी तरह चबा के आराम से समय दे के खाना खाएं, और जब भी खाना खाएं कोशिश करें टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पे कोई बातचीत ना हो, और मिनिमम बातचीत हो, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन खाने पे होना चाहिए। ये तो आधे टाइम अगर बातचीत गलत हो रही है, कोई स्ट्रेसफुल बात हो रही है, तो आदमी उसको माइंड में लेके चला जाएगा, और खाने में भी वही स्ट्रेस हम अंदर लेके जाएंगे।
So environment has to be very good. When we eat food, it should be a very relaxed atmosphere, and we should avoid drinking water with the meals. ये बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं खाने के साथ तो हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और वही पानी जब हमारे पेट में जाता है तो जो एसिड बना होता है हमारी बॉडी में, जो कि इस खाने को डाइजेस्ट करता है, वो भी डाइल्यूट हो जाता है. उससे क्या होगा कि खाना प्रॉपरली पचेगा ही नहीं. जब वो पचेगा नहीं तो आपको पेट की तकलीफ होगी. वही हमारी गट हेल्थ है. सो ये दो सिंपल सी चीज़ें हैं. एक आराम से खाना खाएं. अगर आपको प्यास लगती है पानी की तो आधा घंटा पहले खाने से ले लीजिए करिए, या 1 घंटे बाद खाने के आप पानी पीजिए. खाने के दौरान में पानी मत पीजिएगा. वो आपको बहुत, और एक सिंपल सा चीज़ है और आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखना. जी सर, जैसे पानी कितना महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लेकिन उसका भी एक समय है. खाना खाते समय पानी नहीं पीना. जी सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने हमें बताया कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में, मैं जानना चाहूँगी अगर किसी को पता चल गया है कि उससे गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो किस तरह नेचुरल रेमेडीज़ के माध्यम से, खान पान की बात अलग हो जाती है, क्या नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकता है और अपना गट हेल्थ हेल्दी रख सकता है? जहाँ तक एक्यूपंक्चर का सवाल है, वो रूट कॉज को ट्रीट करता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट यही मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम स्प्लीन एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है डाइजेशन का, एज पर द एक्यूपंक्चर साइंस इज कंसर्न. और स्प्लीन जो है वो सारी जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके, एसिमिलेट करके, जो भी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है एनर्जी के लिए, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में सारी बॉडी में स्प्लीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो स्प्लीन की हेल्थ जो है वो वरी से, ओवर वरिंग से, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं ज़्यादा, उनकी भी स्प्लीन कमज़ोर हो जाती है. तो इमोशनल हेल्थ भी कई बारी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए. तो जो हम एक्यूपंक्चर करते हैं जब इस बीमारी का, तो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, जो कि पेट पे भी होते हैं, हाथों और पैरों में भी होते हैं. उन पॉइंट्स पे बड़ी पतली सी बारीक सुई लगा के एक्यूपंक्चर द्वारा इलाज किया जाता है. इससे हम जो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गया है इन ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी का, उसको हम करेक्ट करते हैं और उससे बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है. जी, तो सर जैसे आपने गट हेल्थ के बारे में बताया, उसके एक्यूपेंट्रिस्ट के तरीके से कैसे इलाज किया जाता है वो बताया. मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह अपने खाने पीने पर ध्यान दिया जाए, खान पान पर ध्यान दिया, जैसे हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, तो किस तरह नेचर के पास जाकर के जो है अपने खान पान पर ध्यान दिया जाए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है वेजिटेरियन खाना खाइए, क्योंकि सबसे इजी टू डाइजेस्ट होता है. और फाइबर फूड में बढ़ाइए, और फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और नट्स खाइए. और ये सब चीज़ें जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि दे आर इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो, और इससे जो है ये प्रॉब्लम्स गैस की, विंड की और एसिडिटी की बिल्कुल नहीं होंगी. और मैंने बताया आपको मैस्टिकेट करना, खाने को प्रॉपरली इजी स्लोली खाना, चबा के खाना, और पानी बिल्कुल नहीं पीना खाने के साथ. ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ गुड गट हेल्थ. जी, तो सर जैसे आपने बताया कि हमें नेचुरल फूड खाना है, घर का बना हुआ फूड खाना है, तो सर मैं जानना चाहूँगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये कितनी हेल्प करते हैं गट हेल्थ को हेल्दी रखने में? मेरे हिसाब से रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, बिकॉज रॉ वेजिटेबल्स में कई बारी अगर हम उनको क्लीन नहीं करते हैं वेजिटेबल्स को प्रॉपरली, तो उसके साथ भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं. तो मेरे हिसाब से ऑलवेज कुक्ड वेजिटेबल्स खाने चाहिए. कुकिंग से जो है सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और उससे जो हम खाना खाते हैं. और कोशिश ये करनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये भी आपने सुना होगा अपने फैमिली में बड़े बड़े लोगों से, कि उस दिन का खाना अगले दिन तक ना खाया जाए. बासी खाना खाना बिल्कुल गलत है, बिकॉज उसमें अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं. तो कोशिश होनी चाहिए कि सेम डे का कुक्ड फूड हमें खा लेना चाहिए. अब जैसे आपने शुरू में कहा कि इंडिया में हो रहा है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बहुत और भी ज़्यादा बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि वो 4-4, 5-5 दिन का खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, और वो फिर मंडे ट्यूसडे लिखा होता है उसमें, उस गाने को गर्म करते हैं और खाते हैं. तो उसमें अनहेल्दी बैक्टीरिया तो ग्रो करना लाजमी है, और उससे उनके यहाँ भी पेट की तकलीफ बहुत है. वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर स्टमक का अमेरिका में देखा जा रहा है. यूरोप में बहुत ज़्यादा कैंसर ऑफ द स्टमक हो रहा है. सो अगर हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो लाजमी है कुछ समय बाद हमें कैंसर तक के रोग भी हो जाते हैं पेट की. तो इसलिए इंटेस्टाइन का कैंसर है, ये दोनों कैंसर जो हैं
ये पुअर गट हेल्थ से ही शुरू होते हैं और आगे जा जाके ये हमारे को बहुत तकलीफ दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल पेट का जिस तरह आपने बताया कि हमारा पेट ही है जो हमारी पूरी बॉडी के इश्यूज़ को जो है ठीक रख सकता है और वही ख़राब भी कर सकता है। मैं जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है अपने गट हेल्थ को हेल्दी रखने में। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को भी कि जो मेडिटेशन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो हमारी आंतों की एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डाइजेशन के लिए जब हम खाना खाते हैं तो उसको पुश करके बाहर निकालने के लिए रेक्टम से हमारी एक आंतों में मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो वो अगर हम स्ट्रेस होंगे तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। उससे क्या है कि कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एवैक्यूएशन अच्छी हो, आपका पेट एक बारी में ही साफ़ हो जाए, बार बार भी ना जाना पड़े स्टूल आपको, और मॉर्निंग में आपका वेस्ट भी ना हो टाइम, आप टाइम पे तैयार होके टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक मेडिटेशन अगर 15 से 20 मिनट भी रोज़ की रखें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उससे आप मेंटली रिलैक्स्ड होगे, और जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होगे तो आपके सब ऑर्गन्स जो हैं वो तरीके से काम करेंगे। और अगर हम मेंटली रिलैक्स नहीं होते हैं तो हम अपने ऑर्गन्स को स्लो डाउन कर देते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस भी फिर स्लो प्रोड्यूस होते हैं और उससे हमारे गट की हेल्थ ख़राब हो जाती है। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि हमारे को मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे आपने थोड़ा क्वेश्चन हटकर है लेकिन रिलेटेड है टॉपिक से, जैसे कि आपने बताया कि हमको रेगुलर स्टूल जाना चाहिए, तो दिन में कितनी बार स्टूल पास करना नॉर्मल है, रेगुलर है? आइडियली 2 बार बहुत है, और वो भी जो है क्योंकि हमने ओवरनाइट डिनर लिया होता है और उसके बाद देयर इज़ ए टाइम गैप अबाउट 6 to 8 आवर्स, तो उतने पीरियड के अंदर सुबह उठ के जाना बहुत ज़रूरी है। और एक्यूपंक्चर थ्योरी के हिसाब से भी हमारा सुबह का जो टाइम होता है 5 से 7 बजे के बीच का, वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन चैनल का टाइम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत होती है तो वो सबसे ज़्यादा काम उसे वक्त कर रही होती है, तो अगर हम उस वक्त जाएंगे तो वो बहुत अच्छा टाइम है, उससे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है हमारी। तो ये एक ऑर्गन क्लॉक भी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एक्यूपंक्चर का, जिसमें कि हम अपनी बॉडी की जो 24 घंटे हमारे शरीर एक दिन में होते हैं उसमें हर ऑर्गन को 2 घंटे मिले हुए हैं अपनी फंक्शनिंग को पीक पे पहुंचाने के लिए। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का जो पीक होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है। और सेकेंड टाइम मैं समझता हूँ अगर किसी को आता भी है तो अगर वो इवनिंग में 6 से 7 o'clock के करीब आ जाता है तो ठीक है, बट आई थिंक 2 टाइम दिन में एडिक्वेट है स्टूल जाना। उससे ज़्यादा अगर कोई जा रहा है तो वो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल माना जाएगा। जी सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि योगा और प्राणायाम किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई आसनों के नाम आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, मेरी नॉलेज योग और प्राणायाम के बारे में ज़्यादा नहीं होगी, बट मैं समझता हूँ जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये जो 2 योग हैं, और प्राणायाम जो हम करते हैं, ये 2-3 जो योग हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और मेरे हिसाब से ये रेगुलरली करने चाहिए। और साथ में अगर हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ा समय के लिए रोज़, तो ये नेचुरल हैबिट्स हैं। पर इन सबसे ऊपर जो मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर हैबिट है वो ये है कि खाना खाते वक्त आराम से खाना खाइए, भोजन को चबा के खाइए, बातचीत मत करिए डाइनिंग टेबल पर बैठ के इधर उधर की, और कीप अ क्वाइट एटमॉस्फेयर व्हेन यू आर ईटिंग फूड, and do not take water when you are eating food, but in a day you must take at least 4 to 5 liters of water, which is very important, because कई बार मैं देखता हूँ लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप हर घंटे में पानी पीते रहेंगे वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पेट की जो हमारी आंतों की जो लुब्रिकेशन है वो भी उसमें बहुत हेल्प करता है। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ आप कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ इतनी जानकारी जो है वो साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज जाना कि हमारी गट हेल्थ
कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा पेट ही पूरी बॉडी की बीमारियों, पूरी बॉडी के रोग का कारण बन जाता है। अपने गट हेल्थ को हेल्दी रखिए और खुद को भी हेल्दी रखिए। इसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम कितना जरूरी है ये भी सर ने आज हमें बताया। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बैक टू नेचर के साथ बने रहिए। साथ ही दर्शकों, आप अगर हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी